डियर स्टूडेंट्स, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर सीबीसीएस केमिस्ट्री के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के इस लेक्चर में मैं संजय कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट आरएमडी गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर, आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले केमिकल टॉक्सिकोलॉजी के डिफरेंट लेक्चर्स में हम लोगों ने हैवी मेटल्स, जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम और आर्सेनिक के बायोकेमिकल इफेक्ट्स पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग एयर पोल्यूटेंट जो मेनली हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, उनके बायोकेमिकल इफेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। पहले बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर सोर्सेस, ह्यूमन एक्टिविटीज, नेचुरल सोर्सेस, रूट ऑफ ह्यूमन एक्सपोजर, बायोकेमिकल इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस तो है और नॉन इरिटेंट भी है, परंतु यह एक टॉक्सिक गैस है, एक्सट्रीमली डेंजरस है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। मेजर सोर्सेस दो प्रकार के, ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल सोर्सेस। ह्यूमन एक्टिविटीज, जब भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। हम जानते हैं कि जब कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन कार्बन कंटेनिंग फ्यूल, चाहे वो कोई भी हो, कोई सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो या गैसियस फ्यूल हो, यदि जब अपूर्ण दहन होगा उसका तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट फायर करीब 17% रिस्पॉन्सिबल है। एग्रीकल्चर बर्निंग, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस करीब 10%, जिसमें इंक्लूड है ब्लास्ट फर्नेस, इलेक्ट्रिक एंड ब्लास्ट फर्नेस इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेट्रो रिफाइनिंग, कोल माइनिंग, पेपर इंडस्ट्रीज। नेचुरल सोर्सेस में 3 सोर्सेस, वॉल्केनिक इरप्शन, सीड जर्मिनेशन और स्टॉर्म्स के दौरान जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, आंधी तूफान के समय जो बिजली कड़कती है, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन एक्सपोजर के जो सोर्सेस हैं, एक तो एग्जॉस्ट गैसों से आती है। जो हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का रूट है वो 2 प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे हम एक्सोजेनियस जो रूट है उसका डिस्कशन किया है। इसके अलावा एंडोजीनियस, जो शरीर के अंदर भी यह हीमोग्लोबिन कैटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और लिपिड पर ऑक्सीडेशन के ड्यूरेशन में भी बनती है, जिसमें से जो ज़्यादा मेनली एंडोजीनियस रूट है वो हीमोग्लोबिन कैटाबॉलिज्म है, और जो एक्सोजीनियस रूट है वो है एम्बिएंट एयर वाया लंग्स। और एम्बिएंट एयर के थ्रू हमारे लंग्स में आती है। किस किस सोर्सेस से आ सकती है? एग्जॉस्ट गैसों से आ सकती है। एक्सीडेंटल इंटॉक्सिकेशन, खास करके जो हमारे घरों में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, हाउस फायर, जिस तरह का चारकोल वगैरह जलाते हैं हम लोग पुअरली वेंटेड हाउस में, इस तरह की बहुत घटनाएं हुई हैं और बीच बीच में समाचार पत्रों में, न्यूज़ में आती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले भी आई थी, हमारे अंबिकापुर के बहुत पास की घटना थी, जिसमें जो कपल थे वो उन्होंने रात में
सिगड़ी या कोयला जला करके, ठंड का मौसम था, वो रुके हुए थे कमरे में, और सुबह उन दोनों को मृत अवस्था में पाया गया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के कारण ही ऐसा हुआ। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो पुअरली वेंटेड, क्योंकि जहाँ पे कोई खिड़की दरवाज़ा वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और एक डेफिनेट कंसंट्रेशन के ऊपर जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है, सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो यह हीमोग्लोबिन से हाई एफिनिटी रखती है, उससे जुड़ जाती है, और ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है हीमोग्लोबिन का, कि लंग्स से टिश्यूज को उस क्षमता को ये कम कर देती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और इस कारण ऑक्सीजन की कमी, एनोक्सिया होता है, और इसके साथ दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो लगातार अपने ऑक्यूपेशन के कारण इसके संपर्क में आते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस, फायर फाइटर्स हैं, टूल बूथ अटेंडेंट्स हैं, कोल माइंस में काम करने वाले लोग हैं, स्मेल्टर में काम करने वाले लोग हैं, इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर के अधिक चांसेज है। सिगरेट स्मोकिंग, हुक्का वगैरह जो लेते हैं, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जा सकती है। बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स सबसे मेन क्या है कि इनहिबिट्स कंबाइनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब कंबाइन होते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और इस वजह से जो ब्लड है जिसमें ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो उसके थ्रू हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन को ले जाती है, लंग्स से टिश्यूज में ले जा कर के छोड़ देती है। तो ये ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के रूप में कार्य करती है हीमोग्लोबिन, और इस कार्य को करने से कार्बन मोनोऑक्साइड उसको रोक देती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन पर अटैक करती है और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाती है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के प्रति, वो 200 गुना अधिक होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। इसलिए ऑक्सीजन के डिस्प्लेस करके यह आसानी से जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन से, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है निश्चित रूप से ब्लड की हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है। उससे क्या होता है, ड्यू टू दिस द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू द बॉडी सेल्स गेट रिड्यूस। बॉडी सेल को जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है। दिस प्रोड्यूसेस सफोकेशन, जिसको हम एनोक्सिया कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटना में इवन लेड टू, और अंततः मृत्यु हो सकती है। इसका उपाय एक ही है कि हम फ्रेश ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में लगातार प्रोवाइड कराएं, तो रिवर्स रिएक्शन होती है, और फिर से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के स्थान पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड के बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स की चर्चा करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वह है बायोकेमिकल इफ़ेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैसियस पॉल्यूटेंट है, और यह भी एक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कलरलेस है, ये भी हैवी होता है, वाटर सॉल्यूबल गैस है, और इसकी जो गंध होती है वो बहुत ही तीखी और दम घोटने वाली होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में हम लोगों ने देखा था कि उसकी कोई भी गंध नहीं होती, ऑर्डरलेस है, कलरलेस भी है, टेस्टलेस भी है, परंतु सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पंजेंट और इरिटेटिंग ऑर्डर, तीखी और दम घोटने वाली गंध होती है इसकी। वाटर सॉल्यूबल गैस है, ये रेपिडली डिफ्यूज हो सकती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ मिल करके अम्ल बनाती है,
हम लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य कर सकती है, अपचायक के रूप में भी कार्य कर सकती है और एंटीक्लोर एजेंट के रूप में भी कार्य कर सकती है, विरंजक के रूप में भी कार्य कर सकती है। रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और H2SO4 वाटर के साथ रिएक्शन के बाद बनाती है। मोस्ट हार्मफुल गैसियस पोल्यूटेंट इसको माना गया है। सोर्सेस वोल्केनिक इरप्शन से ये आ सकती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, खास करके कोल और ऑयल, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ के रूप में सल्फ़र होता है और जब हम लोग उसको जलाते हैं कोयले को या ऑयल्स को तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है। जितने भी सल्फाइड अयस्क के पाए जाते हैं उनकी रोस्टिंग होती है, तो रोस्टिंग प्रोसेस में भी सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, ऑयल रिफाइनरी में, पावर प्लांट्स जो थर्मल पावर प्लांट है जहाँ कोयले का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है, जैसा कि कोरबा में बहुत सारे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्लांट्स हैं और NTPC का प्लांट्स है। और मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं स्वयं पावर जनरेशन कंपनी जो थर्मल बेस्ड छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी का प्लांट है DSPM कोरबा, उसमें 2 साल तक केमिस्ट के रूप में मैंने खुद कार्य किया है। तो इससे बहुत नज़दीकी से ये जो कंटामिनेशन और पॉल्यूशन पावर प्लांट्स में होते हैं उससे वो मैंने नज़दीक से देखा और अनुभव किया है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है और ये मेन सोर्सेस है सल्फर डाइऑक्साइड की एनवायरनमेंट में आने की। बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स, यह क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है और विशेषकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो इरिटेट करती है। impairs enzymatic function and destroys various functional molecules, बहुत सारे एंजाइम्स की क्रिया को ये बाधा उत्पन्न करती है, बहुत सारे फंक्शनल मॉलिक्यूल्स को नष्ट कर सकती है, पल्मोनरी फंक्शन को रोक सकती है। हमारे ह्यूमन हेल्थ पे इसके जो प्रभाव हैं, सफोकेशन, इरिटेशन ऑफ थ्रोट एंड आइज, मेनली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, अस्थमा तक हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इस्नोफिलिया हो सकता है और अदर सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है यह वो एसिड रेन के लिए। हम लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलती है तो H2SO3 H2SO4 बनाती है और विभिन्न इस तरह के नॉक्स और सॉक्स जो है पॉल्यूटेंट हैं वो इस तरीके से एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अम्ल वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लोरोसिस, प्लांट्स में क्लोरोसिस, उनके ग्रीन कलर उनका नष्ट हो जाता है इसके कारण, क्योंकि बिल्डिंग, इसके अलावा यह जो बड़ी बड़ी भवन हैं, इमारतें हैं, संगमरमर है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, फैब्रिक्स हैं, लेदर्स हैं, उन सब के कलर को फेड कर सकती है, डीकलराइज कर सकती है। तो इस तरीके से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनके बायोकेमिकल इफ़ेक्ट्स पे ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आप सभी को बहुत बहुत